अगर ऐसा होता तो क्या होता, मगर ऐसा हुआ नहीं, इसलिए आज ऐसा है। संपूर्ण इतिहास लेखन की यह समस्या है कि बीती हुई घटनाओं का विश्लेषण अगर और मगर के साथ ही किया जाता है, और इन्हीं अगर मगर के बीच में एक ऐसा भारतीय नायक है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये नहीं होता तो क्या भारतीय रियासतों का एकीकरण हो पाता, और अगर ये भारत का पहला प्रधानमंत्री होता तो क्या भारतीय मानचित्र की दशा अलग होती और तत्कालीन भारत की दिशा अलग होती। नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। और इतिहास गंगा में आज बात करेंगे भारत के लौह पुरुष, भारत के बिस्मार्क सरदार पटेल की कहानी अगर और मगर के साथ। जी हाँ मित्रों, मुंबई प्रेसिडेंसी की नादियाड़ में एक बालक का जन्म होता है जो आगे बढ़ के लंदन से अपनी बैरिस्ट्री कंप्लीट करता है और वापस अपने देश आकर अहमदाबाद से अपनी वकालत शुरू करता है। लेकिन उसका मन वकालत में उतना अच्छा लग नहीं रहा होता है, क्योंकि वो प्रभावित होता है महात्मा गांधी के अहिंसावादी आंदोलनों से और खेड़ा में अपनी पहली राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराता है। गांधी जी के साथ खेड़ा आंदोलन में उतरते हैं और किसानों की समस्याओं पर बहुत ही नजदीक से सर्वेक्षण करते हैं और उस समस्या का समाधान करने के लिए पूरी तरह से तत्पर होते हैं, किसानों को लाभ पहुंचाते हैं। उसके बाद एक बड़ा आंदोलन होता है जो पटेल को सरदार बना देता है। जी हाँ, मैं बारदोली के किसान आंदोलन की बात कर रहा हूं, जहां किसानों के कर में लगभग 30% की वृद्धि कर दी जाती है। लेकिन सरदार पटेल का यह प्रयास होता है और उसके बाद एक समिति का निर्माण किया जाता है जो संपूर्ण स्थिति को समझकर यह निर्णय लेती है कि बढ़ाए हुए कर, जो कि लगभग 22.6% होता है, उसे घटाकर 6% किया जाता है, जिसमें एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल का महत्वपूर्ण हाथ होता है। इस उपलब्धि से बारदोली की जनता, खास करके महिलाएं, इतना ज्यादा प्रभावित होती हैं कि वो पटेल को सरदार पटेल बना देती हैं। उसके बाद समय आता है अगर और मगर का। मित्रों, भारत लगभग आजाद होने वाला है और कांग्रेस की बाजार में एक अलग हलचल है। सब लोग यह जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का सबसे ज्यादा लोकप्रिय उम्मीदवार है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन गांधी जी कुछ अनमने से हैं और गांधी जी का पड़ला पंडित नेहरू की तरफ भारी है और अंततोगत्वा पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन इसके पहले ही एक खबर उठती है, और खबर उठती है बस्तर से। कहा जाता है कि बस्तर में एक ऐसी भूमि है जिसके नीचे कच्चे सोने का अगाध भंडार है और हैदराबाद के निजाम उसको दीर्घकालीन पट्टे के रूप में खरीदना चाहते हैं। तभी दिल्ली में बैठे पटेल के दिलो दिमाग में हलचल हो जाती है। वो अपना झोला उठाते हैं, साथ में वीपी मेनन को लेते हैं, कुछ कागजात झोले में डालते हैं और सीधे उड़ीसा रवाना होते हैं। जब वो उड़ीसा पहुंचते हैं तो वहां की 23 रियासतों के राजाओं को बुलाते हैं और एक लाइन में समझाते हैं कि हमेशा कुएं के मेढक की तरह रहोगे या महासागर में मिलके आगे की राह बनाओगे। और परिणाम ये होता है कि 23 के 23 राजा भारतीय परिसिंह का हिस्सा बन जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और ये यात्रा नागपुर पहुंचती है। नागपुर पहुंचने के बाद पटेल को यह समझाया जाता है कि ये सैल्यूट स्टेट्स हैं जिनकी संख्या है लगभग 38। जब भी उनसे कोई मिलने जाता है उन्हें तोपों की सलामी दी जाती है। लेकिन पटेल ने ऐसा व्यू रचा कि उन सारी की सारी रियासतों की वो आखिरी सलामी हो गई। यात्रा आगे बढ़ती है, काठियावाड़ पहुंचते हैं। काठियावाड़ में लगभग 250 देसी रियासतें हैं, जिनमें से कई सारी ऐसी देसी रियासतें हैं जिनके अंतर्गत मात्र 20 गांव ही आते हैं। उन सबको अपनी हिस्सेदारी और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भारतीय परिसंघ में आमंत्रित किया जाता है और वो उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। जैसे जैसे भारतीय मानचित्र वृहद होता जाता है, सरदार पटेल की यात्रा आगे बढ़ती जाती है। वो मुंबई पहुंचते हैं और मुंबई की देसी रियासतों को व्यापारिक ज्ञान देते हैं और उन सब के कागज अपने थैले में भरते हैं, पंजाब की तरफ कूच करते हैं।
जब वो पंजाब पहुंचते हैं तो फरीदकोट के राजा से मुलाकात होती है और उनको पता चलता है कि यहाँ का तो खजाना खाली है, लेकिन उसके बाद भी फरीदकोट के राजा कुछ हिचकिचास रहे हैं भारतीय परिसंघ में शामिल होने के लिए। सरदार पटेल अपनी जेब से एक लाल रंग की पेंसिल निकालते हैं और फरीदकोट के नक्शे पर एक बड़ा सा जीरो बना देते हैं, जिससे फरीदकोट का राजा कुछ डर सा जाता है। सरदार पटेल कहते हैं, राजा साहब आपकी क्या मर्जी है। फरीदकोट के राजा कहते हैं, हम आपके साथ हैं। और ये कहानी तेजी से आगे बढ़ती है और इतनी आगे बढ़ती है कि भारत के आजाद होने के कुछ महीनों बाद ही नवंबर 1947 तक लगभग 562 देशी रियासतों में सभी भारतीय परिसंघ का हिस्सा बन चुकी होती हैं। केवल और केवल 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर अभी भी विलग हैं। पटेल अपने तर्कस से एक नया तीर निकालते हैं और जूनागढ़ के राजा को संदेश पहुंचाते हैं कि या तो हमसे मिल जाइए या तो कोई और रास्ता देख लीजिए। लेकिन जूनागढ़ के राजा 15 अगस्त 1947 को यह ऐलान करते हैं कि वो पाकिस्तान से मिलेंगे। इसके बाद पटेल सैनिक कार्रवाई करते हैं और सैनिक कार्रवाई के अंतर्गत 4 दिन बाद जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया जाता है। उसके बाद जनमत संग्रह होता है। जनमत संग्रह में सारे के सारे लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं, चूंकि वहां की अधिसंख्यक आबादी हिंदू थी। इस प्रकार जूनागढ़ भी हासिल कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हैदराबाद। हैदराबाद के राजा या निजाम के हाथ पैर ज्यादा फड़क रहे थे। उन्होंने बहुत सारे शस्त्र आयातित किए थे क्योंकि उनको जिन्ना का प्रशय प्राप्त था। लेकिन उसी समय पटेल ऑपरेशन पोलो करते हैं और कुछ दिनों बाद हैदराबाद के निजाम अपना परिवार, कुछ शस्त्र और अपने कुत्तों को लेकर पाकिस्तान चले जाते हैं। इस प्रकार भारत में अब एक रियासत बचती है जिसका नाम है कश्मीर। अगर कश्मीर नेहरू के हिस्से नहीं होती तो शायद वो बहुत पहले भारत का एक अभिन्न हिस्सा होती। नेहरू कह रहे थे कि ये सांप्रदायिकता का विषय है, अंतरराष्ट्रीय विषय है, हम इसको यूएनओ ले जाएंगे और वहां विधि पूर्वक सुलझाएंगे। जिसका सबब ये रहा कि तब से लेकर अब तक कश्मीर भारतीय राजनीति का एक दंश बना हुआ है, जो हमारा होते हुए भी कभी हमारा जैसा लगता नहीं है। लेकिन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने धारा 370 35A के तहत लगभग कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्र को भारत का अभिन्न हिस्सा मान लिया है। वैसे तो सरदार पटेल भारत के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे, लेकिन अधिकांशतया वो विदेश मंत्रालय के कैबिनेट मीटिंग्स में भी बैठते थे और लगातार अपने सुझाव भारतीय सरकार को देते रहते थे। 1950 में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण पत्र लिखे नेहरू को, जिसमें से एक पत्र था चीन के विषय में। उन्होंने कहा था, जिस प्रकार चीन का व्यवहार है ये किसी भी प्रकार से मित्र का व्यवहार नहीं होता। जिस तरह उन्होंने तिब्बत पर कब्जा किया है यह कभी भी शत्रुता की आंखें दिखा सकता है और पत्र की जो भाषा चीन की तरफ से आती है वो भावी शत्रु की भाषा है। इसी तरह का एक पत्र उन्होंने लिखा था नेपाल के विषय में और स्पष्ट रूप से नेहरू को यह निर्देशित करते हुए कहा था कि अगर आप अभी इस विषय को नहीं सुलझा पाएंगे तो यह भविष्य में रार खड़ी कर देगा। और ऐसा ही एक पत्र और एक मीटिंग हुई थी गोवा के विषय में। जब वो दीर्घकालीन मीटिंग गोवा के विषय में चल रही थी तब सरदार पटेल ने कहा था, क्या हम गोवा जा सकते हैं, 2 ही घंटे का तो काम है। लेकिन नेहरू नाराज हुए थे और उस नाराजगी का प्रतिफल देखिए कि गोवा को आजाद कराने में 1950 से 1961 तक का समय लग गया। लेकिन अगर वो 2 घंटे दिए गए होते तो शायद वो मसला 1950 में ही खत्म हो जाता। ये वही सरदार पटेल हैं जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा को आईएएस में बदल दिया था। ये वही सरदार पटेल हैं जिन्होंने अंग्रेजों के लिए सेवा करने वाले ब्यूरोक्रेट्स को अपने देश की आजादी और अपने देश के प्रति स्वामी भक्त बनाया था। यह वही सरदार पटेल हैं जिनकी तरह संपूर्ण विश्व में कोई नहीं हुआ, जिसने 562 रियासतों को भारतीय परिसंघ में मिला दिया। ऐसा कारनामा
अतीत में कभी भी किसी भी राष्ट्र के किसी नेता ने नहीं किया, जैसा कि सरदार पटेल ने कर दिया। सरदार पटेल केवल अपने नाम से सरदार नहीं हैं, वो वाकई में हमारे दिलों के सरदार हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।